मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यानी स्कोप की बात करते हैं तो पहली चीज़ एक चीज़ याद रखना कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव और प्रकृति के बीच की अंतर प्रक्रिया और पारस्परिक का मतलब है रेगुलर चलने वाली। ऐसा नहीं है कि आज हमने कृषि की तो अब 10 साल हम कृषि नहीं करेंगे, अब आज हमने कोई पशुपालन किया, कुछ भी किया तो अब 10 साल तक कोई पशुपालन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक मौसम के बाद, एक टाइम के बाद रेगुलर वो चीज़ चलती रहती है। तो पारस्परिक का मतलब होता है लगातार चलने वाली, परस्पर चल रही है। मानव भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है। प्रगतिशील विज्ञान है, एक चीज़ और याद रखो, हम जानते हैं कि इस साल इतना अनाज हुआ है, अगले साल और बढ़ेगा, स्थिर नहीं है, इतिहास की तरह नहीं है भूगोल कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इतिहास को क्या कहते हैं, इतिहास बदला नहीं जा सकता। लेकिन भूगोल और मानव भूगोल वो प्रक्रिया है, क्योंकि मानव स्थिर नहीं है, मानव स्थिर नहीं है, मानव लगातार प्रगति कर रहा है। एक चीज भूगोल में अगर बात की जाती है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मानव भूगोल ज्यादा प्रगतिशील है या भौतिक भूगोल ज्यादा प्रगतिशील है, तो आपका जवाब होगा मानव भूगोल भौतिक भूगोल की तुलना में ज्यादा प्रगतिशील है। भौतिक भूगोल की तुलना में। क्यों भौतिक भूगोल की तुलना में? क्योंकि अगर वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है तो करोड़ों साल लग रहे हैं, क्रैटर झील बन रही है ज्वालामुखी से तो करोड़ों साल लग रहे हैं। लेकिन कृषि हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे अधिवास हो, इसमें लगातार परिवर्तन आते जा रहे। तुम किसी शहर को देख लो, तुम 4 साल बाद किसी शहर में वापस जाओ, वहाँ की स्थिति बदल चुकी होगी, वहाँ कहीं मॉल बन चुके होंगे, कहीं रेस्टोरेंट बन चुके होंगे। तो ये किसने बनाया है? मानव ने बनाया। तो मानव भूगोल प्रगतिशील विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जिसमें प्रगति रेगुलर हो रही है। आजकल हम, पहले के टाइम में लोग चिट्ठी लिखते थे, अब लोग फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। पहले लोग बैलों से खेती करते थे, अब क्या करते लोग? ट्रैक्टर यूज करते हैं। तो काफी चीजें बदली हैं। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम रेडजल ने क्या कहा है कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक पक्ष से पृथक करने का सराहनीय प्रयास किया है, एक पृथक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल को स्थापित किया है। इसके पूर्व मनुष्य से संबंधित पक्षों का अध्ययन भौतिक पक्षों के साथ ही सामान्य भूगोल के अंतर्गत हो जाता था। अब यहाँ पर रेडजेल एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रेडजेल वो हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को परस्पर अंतर किया। उसका अंतर करने का मतलब है कि पहले भौतिक भूगोल और सामान्य भूगोल माना जाता था, पर उन्होंने कहा नहीं, भौतिक भूगोल अलग है और मानव भूगोल उससे बिल्कुल अलग है। मानव भूगोल वह स्थिति है जो प्रकृति के साथ परस्परिक क्रिया के द्वारा हो रही है, और जबकि भौतिक भूगोल वह स्थिति है जो केवल और केवल प्रकृति ही कर रही है। ज्वालामुखी को ब्लास्ट करने में मानव का कोई योगदान नहीं है, वलन पर्वत का निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मानव क्या कर रहा है, खनन कर रहा है, उससे व्यवसाय चला रहा है, तो वो मानव भूगोल में आ गया। जमीन का, जैसे भूकंप आ रहा है, जमीन में दरारें पड़ रही हैं, तो वो मानव नहीं है, वो मानव नहीं कर रहा है, लेकिन मानव जमीन पर कृषि कर रहा है, तो वो मानव भूगोल में आ जाएगा। तो रेडजेल ने यही चीज़ों को क्या किया, अलग किया। तो तुम इसको लिख सकती हो आंसर में हेडलाइन के थ्रू, या उसको हाईलाइट करके कि रेडजेल वो वैज्ञानिक है, वो महोदय है जिन्होंने मानव भूगोल की स्थापना किया, स्थापित किया। या उसको फादर नहीं कह सकते, वो तो इरोटोस्थेनेज अलग मैटर होता है। सामान्य भूगोल सबने बताया था, लेकिन उन्होंने वर्गीकरण करके बताया कि भाई ये अलग है। भूगोल को उसने हाँ, उन्होंने कहा कि ये सामान्य में नहीं रख सकते हम, मानव भूगोल अलग हिस्सा। रेडजेल की डेफिनेशन ही मैंने लिखवाई है। हाँ, रेडजेल की डेफिनेशन भी है, तुम उसको भी लिख सकती हो यहाँ पे। हाँ, रेडजेल की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। मानव भूगोल एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकास 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी। अच्छा रहेगा। हाँ, डेफिनेशन तुम, क्योंकि रेडजेल के अनुसार है ना, तो रेडजेल जो जितना कहेंगे आप उसको लिख सकते हो। मानव भूगोल एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकास 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों द्वारा संभव हुआ। उन्होंने इसके अंतर्गत मनुष्य और मानवीय तथ्यों के अध्ययन को प्रमुखता प्रदान की। मनुष्य और मानवीय तथ्य, मानवीय तथ्य क्या? मनुष्य अलग है, मानवीय तथ्य अलग है? नहीं, मनुष्य से ही मानवीय तथ्य जुड़े हैं। तुम यहाँ बैठ के पढ़ रही हो मानवीय तथ्य है, लेकिन मैं पढ़ा किसको रही हूँ? मानव को, इंसान को। तो मनुष्य भी जरूरी है, बिना मनुष्य के मानवीय तथ्य नहीं हो सकते। मानवीय तथ्य का मतलब होता है तरह के कारक। मैं भी एक मानव हूँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें, या कोई रोबोट नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। तो वहाँ पे, यहाँ पे मानव की स्थिति भी इम्पोर्टेंट है और मानवीय तथ्य भी। रोबोट आएगा तो भी तो मानव द्वारा निर्मित हुआ है। नहीं, तो वहाँ पे रोबोट कोई मानव को नहीं पढ़ाएगा, रोबोट को अगर पढ़ाएगा तो वहाँ मानवीय स्थिति नहीं है। तो लेकिन रोबोट जो है वो एक मानव द्वारा बनाया गया। तो वहाँ पे कार्य को विकास के तौर पे देख सकते हो, या अपना समय बचाने के लिए कह सकते हो, या चीज़ों को और गति देने के लिए कह सकते हो। तो मानवीय तथ्यों की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि कृषि अगर हो रही तो वहाँ पे कृषक भी ज़रूरी है। अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो वहाँ पे मजदूर भी ज़रूरी है। बिना फैक्ट्री में मजदूर के काम नहीं हो सकता,
ठीक है, चाहे कोई मशीन ही क्यों ना लगी हो, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला भी चाहिए, रोबोट बनाने वाला चाहिए, रोबोट को चलाने वाला भी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोबोट अपने आप बस चलता रहेगा, उसको कंट्रोलिंग पावर भी तो होगा, कोई ना कोई बटन दबाया जाएगा, उसको कुछ कमांड दी जाएगी। रोबोट कैसे चलेगा, बिना कमांड के तो चलेगा नहीं। हम ये फ़ोन लेते हैं, हम फ़ोन पे नंबर डायल करते हैं तभी किसी को कॉल लगती है। या एलेक्सा आप देखते हो, आजकल तो एलेक्सा बहुत चली है, लेकिन एलेक्सा तभी काम करती है जब आप उसको कमांड दोगे, आप उसको ऑर्डर दोगे, कमांड दोगे कि एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, तो एलेक्सा तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप उसको कमांड। तो मानवीय तथ्य है, और मानव और मानवीय तथ्य में परस्पर संबंध है, यहाँ पे सीधा सा बोला गया है। परतवर्ती वर्षों में गुजरे हुए सालों में ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों में मानव भूगोल को विकसित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया गया। इससे एक नई दिशा प्राप्त हुई। यह कारण था कि मानव भूगोल के क्षेत्र में विकास में भूगोलविदों के विचारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिला। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो बताया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि मानव भूगोल को 20वीं शताब्दी में वो स्कोप मिला, हम स्कोप ही पढ़ रहे हैं, वो स्कोप मिला जो पहले नहीं मिला था। मतलब वो क्षेत्र, वो विषय क्षेत्र। पहले अगर मैं बात करूं कि हम बात करते हैं समाज शास्त्र, समाज में रहने वाले सारे शास्त्र क्या कहलाते हैं, समाज शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन नहीं, बाद में उसको बांटा गया, अर्थशास्त्र अलग है, ठीक है, उसमें हमने चीज़ों को डिवाइड किया। भाई उसमें अगर हम किसी के उस पे अध्ययन करते हैं, यानी किसी के बिहेवियर पे अध्ययन करते हैं, व्यवहार पे अध्ययन करते हैं, तो वो अलग हो गया। हम किसी के आर्थिक स्थिति पे अध्ययन करते तो अर्थशास्त्र में आ गया। तो ये चीज़ों को बाद में क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। अगर हम जितना वर्गीकरण करते हैं उतना हम डिटेल में जानते हैं उस चीज़ को। पहले हम क्लास 10th में भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी 9th में पढ़ते थे, लेकिन बाद में उसको हमें बाद में पता चला कि अच्छा इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर तुम PhD करोगे तो उसमें एक और टॉपिक मिलेगा तुमको, ज्योग्राफी को डिवाइड किया जा सकता है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। लेकिन जब तुम आगे जाओगे तुम्हें और सारी किताबें मिलेंगी उसमें। हाँ, तुम्हें जनानिंग के मिलेगा जनसंख्या के आधार पर। तुम्हें डेमोग्राफी में अगर मैं बात करती हूँ कि कितनी जनसंख्या कहाँ की है, क्या स्थिति है, तुम आगे PhD के लिए जाओगे तो उसमें भी तुम्हें रिसर्च के लिए एक टॉपिक मिलेगा। तो जितना वर्गीकरण होगा उतना ज़्यादा हमें बारीकी से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम बस एक बेसिक चीज़ों के बारे में ही जानते रहेंगे। रिसर्च के लिए विषय क्षेत्र बांटना जरूरी था। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल को एक विषय क्षेत्र मिला जिसके तहत ये तय किया गया, इसके पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, विषय क्षेत्र ये है जिसके तहत ये तय किया गया कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में मानव भूगोल की स्थिति बहुत मजबूत मानी गई है या रखी गई है। वही तो प्रकृति से संबंधित है ना। हम कहीं पे जब अगर हम बात करें, कहीं पे वर्षा अधिक हो रही है, जैसे मैंने सवाना पढ़ाया था, सवाना में घास के मैदान कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े घास के बड़े घास के मैदान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पश्चिमी यूरोपीय में वनस्पति है, घास के मैदान नहीं है, पेड़ पौधे। वनस्पति क्यों, वर्षा सवाना से ज्यादा हो रही है, तो जलवायु का असर है। कृषि का, जलवायु से कृषि संबंधित होती है ना। हमारे यहाँ एक टाइम होता है जब धान की फसल होती है तो पानी बहुत चाहिए उसको, तो वो समय देखा जाता है जब मानसून आता है तभी धान की फसल को लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं। आपने जो अभी कहा कि लिख सकते हैं, तो वही तो लिख सकते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट लिख सकते, उसके वर्ग बांट गए ना। बहुत से भूगोलवेत्ता जिन्होंने क्षेत्र बांटे हैं उन पे अब हम बात करेंगे। हाँ, वाइडल डी लॉब प्लाश, हाँ अलग अलग हैं, सबके हैं, जिन ब्रंच, ये सब पे बात करते हैं। तो जो वाइडल है वो क्या कहते हैं, भाई ब्लाश क्या कहते हैं, ये आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। आधुनिक, ये नया चीज जुड़ी है। रेड जेल अलग है, रेड जेल ने सिर्फ बांटा, इन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया चीज़ों को। और जैसे मैंने कहा पहले एक बटन वाला फ़ोन आया, फिर उसमें और चीज़ें ऐड होती गई, और चीज़ें ऐड होती गई, तो वो फ़ोन मॉडर्न होता, अपडेट होता गया। आजकल तुम लोग क्या देखते हो, हाँ कांड और लाप्लास, उन्होंने सिर्फ निहारिका में कहा, उन्होंने कहा और छल्ले निकल रहे हैं, उन्होंने कहा एक ही छल्लों में से निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। उसी तरह हाँ काफ़ी चीज़ें बटी हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा जॉर्ज लेमेटर की लास्ट थ्योरी जो बिग बैंग आई हमारी। तो आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है किसको, ब्लाश को। ब्लाश के बाद देखते हैं फ्रांसीसी भाषा में लिखित उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमनाई, यानी इसमें उन्होंने क्या कहा है, मानव भूगोल के सिद्धांत। मैंने पहले पढ़ाया था, वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। मानव भूगोल के सिद्धांत क्या है, तो ये इन्होंने एक बुक लिखी, जैसे हम कहते हैं एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के कहते हैं ना, उन्होंने लिखी था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिद्धांत। तो उसी तरह इन्होंने लिखी द प्रिंसिपल द ज्योग्राफी ह्यूमनाइज, मतलब क्या है, इन्होंने जितने भी सिद्धांत ह्यूमन से रिलेटेड हैं ज्योग्राफी के, उसमें उन्होंने दिए हैं। बुक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अरे बिना बुक के कैसे स्कोप बताएंगे कि क्षेत्र है,
तो अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई अलाफिया एक साइंटिस्ट है या ताइफा एक साइंटिस्ट है, ये जो है ये साइंटिस्ट है और इन्होंने अपनी कोई थ्योरी दी, तो सुबह के न्यूज़पेपर में चुटकुले की जगह पे वो थ्योरी छपेगी? चुटकुले की जगह पे छपेगी? हाँ? तुम अपनी एक बुक लॉन्च करोगी ना, तो उस बुक को जब लोग पढ़ेंगे तब कहेंगे ओ ये थ्योरी थी, ब्लैक होल थ्योरी थी, हॉकिंस ने लिखी थी, यानी अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी थी, तो सबकी किताबें पब्लिश हुई थी उस जमाने में। परिचय अलग पेज पे देते हैं नहीं तो उसी में देंगे वो, क्यों अलग पेज? जिस बुक में है वही बुक में तो देंगे बेटा। वर्गों में बांटा गया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने स्कोप बांटे हैं। किस चीज का स्कोप ये बता रहे हैं? ह्यूमन पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन ही बताएंगे। तो क्षेत्र बांट दिए, और रेड जेल ने कहा है। हाँ। तो तुम्हें एक टॉपिक, अच्छा ये बताओ मुझे कि एक बंदे ने एक टॉपिक पे रिसर्च कर लिया, तो उस टॉपिक पे दोबारा रिसर्च नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हो सकती है, हाँ। होनी चाहिए। बांट दिए इन्होंने, किस क्षेत्र में बांटा मानव भूगोल को? बहुत सारे क्षेत्र होंगे। आधुनिक इन्होंने वर्गीकरण किया। अभी तो आधा आधा नहीं बेटा, आधुनिक मतलब मॉडर्नाइज, नया। जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, आधुनिक काल, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, तो वो हम मॉडर्न, ठीक है। अब पहले मुझे सुनो, ठीक है, पहले मुझे सुनो। सिद्धांत का प्रकाशन किया, जो इनकी थ्योरीज थी उसका प्रकाशन हुआ सन 1922 में हुआ, जिसमें मानव भूगोल के तथ्यों को 3 मूल रूपों में भक्त किया गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने जो बांटा है, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साथ। यहाँ पे एक चीज रखो, जनसंख्या। उन्होंने कहा जनसंख्या संबंधित है मानव भूगोल से, वो तो सीधी सी बात है। मानव भूगोल से कहीं की जनसंख्या जितनी अच्छी होगी, ट्रेनिंग वाली होगी, विकसित होगी, तो वहाँ की स्थिति अच्छी होगी। उन्होंने कहा सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व कैसे? भाई हम उसी कल्चर में रहना पसंद करेंगे। कश्मीरी है कोई, तो वो वहाँ पे घर लेना ज़्यादा पसंद करेगा जिसके आसपास कश्मीरी होंगे। कोई गुजराती है, अच्छा, तो क्यों ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि उसका कल्चर मिलेगा उसको। वो बाहर वाले कल्चर से इतनी जल्दी मिल नहीं सकता, क्योंकि उसको टाइम लगेगा लैंग्वेज सीखने में, उनके हाँ उनकी रस्में करने। उन्होंने कहा ये 3 तथ्य हैं जो मानव भूगोल को बांट सकते हैं, जो उनकी बुक में है। आधुनिक, पुराने जमाने में बहुत सी चीजें निकली, लेकिन उन्होंने आधुनिक स्थिति में बताया 3 तथ्य माने, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साधन। अब यातायात के साधन, उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं भी देखते हो कि कोई भी कंट्री डेवलप है तो उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, यातायात के साधन इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज की बहुत तेजी से सप्लाई हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी गांव में बैलगाड़ी चल रही, कच्ची जमीन है, वहाँ पे कच्ची रोड है, तो वहाँ का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। यातायात के साधन से भी क्षेत्र का विकास देखा जाता है। लोग अक्सर बहुत शान से कहते हैं ना, हम तो उस जगह रहते हैं जहाँ 2 बजे रात में गाड़ी मिल जाती है। तुम 1 बजे आ जाओ, चाहे 2 बजे आ जाओ, चाहे रात किसी भी टाइम तुम आ जाओ, तुम्हें साधन मिल जाएगा। तो ये क्या है कि वहाँ पे उस चीज़ को लेके डेवलपमेंट है, और साधन तुम्हें वहीं ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। जैसे मुंबई देख लो, तुम मुंबई में रात के किसी भी कोने में जाओ तुम्हें मिल जाएगा। तुम दिल्ली चली जाओ, लेकिन तुम किसी गांव में चली जाओ तो रात में कोई रोजगार का साधन नहीं है। शहरों में रात में अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सी कंपनी, जैसे मैंने कहा कॉल सेंटर काम करते हैं, रात में काम करते हैं, कॉल सेंटर में रात भर काम होता है। तो ये सब चीज़ें, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग मशीन 2:30 बजे के बाद से लगातार चलती रहती है, प्रिंटिंग का काम होता है, तो सब रात में काम होते हैं। तो यातायात के साधन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक संस्कृति वाले सब एक ही साथ रहेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो फिर वो कंट्री डेवलप कैसे रहेगी? संस्कृति वाले साथ रहने के लिए, जनसंख्या डेवलपमेंट के लिए नहीं कहा है। वो तो कहा है कि अगर आप डेवलप होंगे तो चाहे गुजराती हो चाहे कश्मीरी हो, आप उस क्षेत्र में रह रहे हो तो आप 2 तो आपके 2 ही होंगे। वहाँ पर डेवलपमेंट पैसे से, संस्कृति से मतलब नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम शहर में रह रही हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक मुसलमान किसी गांव में रह रहा है तो उसी कल्चर का ना, उसके 9 बच्चे हैं, तो डेवलपमेंट के आधार पे देखा जा रहा है जनसंख्या। 9 बच्चे तो वो बहुत सारी संस्कृति में घुसा हुआ रह रहा है ना, कल्चर उसको भी पसंद है, नमाज वो भी पढ़ रहा है, नमाज तुम भी पढ़ रही हो, लेकिन तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम्हारे पास शहर की तकनीक है, तुमको नहीं पसंद कि 2 से 9 10 आधुनिक जुड़ गया तो मॉडर्नाइज तरीके। हाँ ठीक है, बड़ी देर से समझ आया। जीन पुरुष का मत। अब यहाँ पे दूसरे वो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ, सॉरी एक लाइन छूट गई, प्रजातियों का निर्माण, आविष्कारकों के प्रकार, वही चीज़ है, जीवन के प्रकार, मानव सभ्यता और नगरों के अध्ययन को, नगर की तरफ अध्ययन उन्होंने किया, गाँव को छोड़ दिया उन्होंने।
ठीक है। अब बात करते हैं जीन ब्रुंश का मत क्या है कि फ्रांसीसी ये भी हैं और ये क्या कहते हैं अपने पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में, इन्होंने भी एक बुक लिखी ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से, और मानव भूगोल के तथ्यों की सभ्यता के विकास और यथार्थवादी वर्गीकरण। अब सभ्यता का विकास क्या कहता है, एक एक समझेंगे। सभ्यता के विकास को वर्गीकृत किया इन्होंने कहा सभ्यताएं बसेंगी। जैसे मैंने कहा बहुत पहले एक नगरीय सभ्यता थी मेसोपोटामिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहाँ पे लोग कमरे बना के रहते थे, सीढ़ी नुमा घर होते थे, उस टाइम लोग इतने डेवलप थे, तो सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का मतलब नगरीय सभ्यता। आजकल देखो नगरीय सभ्यता कितनी तेजी से बढ़ रही है। रात में अगर मैं कहूँ बहुत मॉडर्नाइज इंसान सोचता है रात में पब जाना और वो घूमना टहलना, शहरों में काफ़ी तेज़ी से इन चीज़ों का विकास हो रहा है। तो ये क्या है, नगरीय सभ्यता का बढ़ना। पहले के तुम अगर बात करो, पहले के शहर ऐसे नहीं थे। अब हम क्या हो रहे हैं, एकदम मॉडर्न हो रहे हैं, हम तेज़ी से अपनी सभ्यता का विकास करते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि वो सभ्यता पॉजिटिव में है या निगेटिव में। उन्होंने दो बताया था, सभ्यता का विकास और यथार्थवादी। सभ्यता का विकास पहले पढ़ लेते हैं। अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल यानी भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये जिसने किन्होंने कहा है, ये जिन ने कहा है, जिन ने कहा है। ब्लाश का अलग था, ब्लाश का बस छोटा सा था। और परिभाषा नहीं लगे सब, नहीं परिभाषा नहीं, सिद्धांत देखो बुक बहुत मोटी है, उसमें बहुत कुछ डिटेल में है, पर हमें स्कोप पढ़ना है, हमें इनकी किताबों को नहीं पढ़ना है, हमें बस एक थ्योरी का बेसिक पकड़ना है कि उन्होंने थ्योरी में अपने कहा क्या है। जैसे अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल उन्होंने कहा भू शोषण का भूगोल। अब यहाँ पे चीज़ें है कि पशुपालन, कृषि, खनन, औद्योगिकरण, ये कहाँ से आएगा, जब ये कमाएंगे। क्या करेंगे, कमाएंगे, मतलब कैसे कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे, पशुपालन करेंगे, कृषि करेंगे, तभी तो ये सब चीजें आएंगी इनके पास। अब बात करते हैं सहकारिता, श्रम विभाजन, नागरिक व्यवस्था, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का मतलब है कि जो डीएम है वो डीएम है, जो अगर मैं बात करूं कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर है, नीचे से कोई लेवल का ऊपर जाके काम नहीं करेगा या ऊपर के लेवल का नीचे आके काम नहीं करेगा। तुम्हारे स्कूल में जो चपरासी होगा उसका काम अलग है, तुम्हारे स्कूल में जो दाई होगी उसका काम अलग है, टीचर का काम अलग है, प्रिंसिपल का काम अलग है, मैनेजर का काम अलग है, एचओडी का काम अलग है। तो ये व्यवस्था बांटी गई है। अगर ये व्यवस्था ना बटी होती, हर एक इंसान हर काम करने लगता, तो क्या काम परफेक्ट होता? नहीं होता। तो उन्होंने कहा सामाजिक भूगोल भी आ जाएगा उसमें, मानव भूगोल में, क्योंकि प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो चाहे मैनेजर है तो मानव ना, सब इंसान है, लेकिन सब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको वो जॉब मिली है। तो इन्होंने कहा 3 स्थिति है। अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल जिसमें खाना, कपड़ा और रहने की जगह। बोला है भू शोषण का भूगोल, अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल वो तुम पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा। भू शोषण का भूगोल जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवसाय, पशुपालन, इस पे उन्होंने ध्यान दिया है। सामाजिक, नाम से समझ में आ रहा है समाज बनाना है, समाज की स्थिति, श्रम विभाजन, नगरीय व्यवस्था में बनानी है। हमें क्या करना है, सहकारिता। सहकारिता का मतलब है कि मिलजुल के काम करना है। अगर हम एक समाज में रहते हैं, हमारे पड़ोसी को कोई दिक्कत है तो हम अगर उसका साथ देते तो सहकारिता ही तो हुई ना। और ये मानव भूगोल का हिस्सा है, क्योंकि जनसंख्या मानव भूगोल में ही आती है। तो जनसंख्या में अगर हम किसी का साथ दे रहे हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, हम सांस्कृतिक तत्व बना रहे हैं, कल्चर बना रहे हैं, तो उस कल्चर में हम हर चीज़ देखेंगे ना, हम साथ देंगे उसका, तो यही सहकारिता है। ठीक है। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल, ये बिल्कुल आसान और सिंपल सा है भाई। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल क्या है कि भारत अलग है, अमेरिका अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, सऊदी का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग है। इंडिया की राजनीति के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो सकती है ना, तो स्टेट में आ रही हूँ ना मैं कि तमिलनाडु का कल्चर अलग है, कश्मीर का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो ये राजनीतिक स्थिति है। बॉर्डर बांट दिए गए, बॉर्डर बना दिए गए हैं। बॉर्डर बनाने का मतलब है कि स्टेट बांट दिए गए हैं, ठीक है। और स्टेट बांटने का मतलब है कि उनकी स्थिति अलग अलग है, राजनीतिक स्थिति है। यहाँ का सीएम अलग है, वहाँ का सीएम अलग है। अब जो भारत में जो चीज़ होगी वो ज़रूरी नहीं कि सऊदी में हो, सऊदी का जो कल्चर है जरूरी नहीं कि वो भारत में हो, सब जगह। अरे ठीक है, चलो ठीक है। यथार्थवादी वर्गीकरण यहाँ पे है, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधित तथ्य, पौधों और पशुओं पे विजय संबंधित तथ्य, विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधित। अब ये क्या है, यथार्थवादी वर्गीकरण, स्थिति के आधार पर बांटा गया वर्गीकरण। ये वर्गीकरण बिल्कुल स्थिर है, ये सभ्यता के आधार पर है, मतलब ये हमेशा ही का है। ये जब कोई सभ्यता बसेगी ना, तो उस सभ्यता के लिए ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सभ्यता कहीं ऐसे नहीं बसेगी, इन चारों के बिना कोई सभ्यता नहीं बस सकती। ये चारों की स्थिति, हाँ तो वो आ गया ना, पशुपालन, कृषि, जलवायु, इसमें सब आ गया। वो चारों की स्थिति देखेंगी। यथार्थवादी, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंध। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि हो सकता है कहीं की मिट्टी अच्छी हो, कहीं की खराब
हो सकता है कहीं की मिट्टी इतनी अच्छी हो कि वहाँ पे बहुत अच्छी फसल हो, कहीं की थोड़ी सी गड़बड़ हो, ख़राब हो, या कहीं पे हम सड़कें बहुत अच्छी बना सकते हो, कहीं पे हमें पहाड़ काट के सड़कें बनानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें पौधों और पशुओं पर विजय संबंधित अगर बात करें तो कहीं के पौधे बहुत अच्छी जहाँ पे ग्रो करेंगे, जैसे मैंने सवाना बोला या पश्चिमी यूरोप बोला, जैसे मैंने राजस्थान में नहीं हो सकती खेती, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा और मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है। लोग रहते हैं राजस्थान में भी हैं, लोग रहते हैं, एक सभ्यता राजस्थान में भी बसी है, एक सभ्यता यूपी में भी बसी है, लोग तमिलनाडु में भी रहते हैं, लोग कश्मीर में भी रहते हैं, लेकिन ये यथार्थवादी स्थिति है, यथार्थवादी स्थिति जो स्थिर नहीं रहेगी, समय समय के अनुरूप क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, चेंज, हाँ वो चेंज होती रहेगी। वो एग्जैक्टली तुम्हें किसी सभ्यता के बसने के लिए ये नहीं, ये तथ्य चाहिए, लेकिन जब हम सभ्यता बसा लेते हैं ना तब हम इस पे ध्यान देते हैं। जब लोग राजस्थान में बस गए तब उनको लगा कि यहाँ से बेहतर जमीन वहाँ की थी, लेकिन अब वो बस चुके हैं, इतना बेसिक उनको मिल रहा है ये 4 पॉइंट। ये तो और भी आगे डेवलप कर सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ है। ये पहली है आपकी, जैसे कह सकते हो प्रायोरिटी है, मतलब आपको बेसिक 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उससे ज़्यादा आ जाते तो अच्छी बात। मैं बात कह रही हूँ। अब बात करते हैं विनाशकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्व। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी स्थिति भी हो जाती है जब हम अपने भविष्य को लेके या अपने इतिहास को लेके स्थिति बिगाड़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मानव कभी कभी इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके या विकास को लेके पागल हो चुका रहता है कि वो प्रकृति को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो जब प्रकृति बदला लेती है तो कोविड की तरह बदला लेती है, भूकंप आते हैं, तो ये विनाशकारी अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। जब प्रकृति का दिमाग खराब होता है तब वो स्थिति होती है। ठीक है, मार्कस का अलग सिद्धांत है, वो तो एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया था उन्होंने। अब यहाँ पे एल्सवर्थ क्या कहते हैं, ये अमेरिकी हैं, 2 फ्रांसीसी थे, ये अमेरिकी हैं। 2 थे क्या? 2 फ्रांसीसी थे ना बेटा पीछे। हाँ, जिन और ब्लाश। और मैम डरे, अरे एक और से डी से नाम है भैया 2 ही हैं, वही हैं, वाइडल डी ब्लाश पूरा नाम है उनका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्सवर्थ क्या कहते हैं, इनका क्या कहना, उनका सिद्धांत अलग है। ये अमेरिका के हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता के मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने चार्ट बनाया, उन्होंने किताबें नहीं बनाई, इन्होंने क्या बनाया, एक चार्ट बनाया। ये चार्ट तो मुझे जैसे दिख रहा है। अब चार्ट में उन्होंने क्या कहा कि भौतिक आवश्यकताएं, प्रमुख व्यवसाय और कार्यकुशलता उच्चतर आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं क्या है, जरूरी बेसिक जो दिख रही है हमें, भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार और यातायात के साधन तो चाहिए ही चाहिए जो दिख रही है हमें। ये वो चीज़ हैं जो एक मानव सभ्यता को बसने के लिए, मानव भूगोल के लिए ये चीज़ें हैं, बेसिक हैं। प्रमुख व्यवसाय आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, ये प्रमुख हैं। शिकार, अरे मेरी बच्ची, यहाँ पे मैंने कहा भौतिक आवश्यकताएं, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, औजार चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। अब मैं बिजनेस के टाइप्स में आ जाती हूँ। अब यहाँ पे AI तो लिखेगी नहीं, रोबोट बनाना, ऐसे क्या कहते हैं, आज हम रील्स बना रहे हैं तो यूट्यूबर्स भी एक काम में जुड़ गए उसमें, इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम में, तो ये सब व्यवसाय नहीं है। मेन व्यवसाय उस टाइम पे क्या है जिससे और सारे व्यवसाय बनते हैं, तो क्या है, आखेट शिकार करना बेसिक था, मत्स्य उद्योग मछली पालन करना, पशुचारण पशु जैसे पशु रख के लोग चराते हैं जो, कला कृषि हाँ, वन उद्योग खनन, वन निर्माण उद्योग, वाणिज्य, ये बेसिक था। इसमें कई सारे टाइप्स आ गए। हाँ भौतिक का मतलब क्या होता है, जो दिखे, जैसे जो बेसिक होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, यातायात। दिमाग घर पे नहीं लेके आया करो। कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन। प्रकृति से जुड़ा हुआ भौतिक होता था। भौतिक भूगोल नहीं है, ये भौतिक आवश्यकताएं हैं। तुम भौतिक भूगोल और भौतिक आवश्यकताएं क्यों एक कर रही हो, ये आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता। तुम्हारी अभी भौतिक आवश्यकता है कि तुम्हें खाना चाहिए। अगर मैं कहूँ महसूस करो अलाफिया तुम्हारे सामने खाना है, तुम्हारी भूख मट जाएगी महसूस करने से, खाना पड़ेगा। तो तुम्हें खाना चाहिए, हाथ में चाहिए, तुम्हें समोसा हाथ में रख के दिया जाएगा। महसूस नहीं करवाएंगे, महसूस करो तुम्हारे पास एक पिज्जा है और उस महसूस करके खा लो, ठीक है। तो वही चीज़ें भौतिक आवश्यकता है जी। इन भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, यातायात के साधन को महसूस नहीं कर सकते हम, इनको चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या है कि प्रमुख व्यवसाय, ये प्रमुख व्यवसाय है, व्यवसाय तो और भी बहुत से हैं, हाँ। लेकिन ये प्रमुख हैं, इनसे और व्यवसाय निकलेंगे। कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन। कार्यकुशलता के आधार पे बांटा गया है कि आप कोई डॉक्टर बन सकता है उसमें,
कोई कला साहित्य में जा सकता है, कोई पेंटर बन सकता है, कोई मनोरंजन के क्षेत्र में जा सकता है, वो अलग अलग है। उच्चतर आवश्यकता है सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि, ये उच्चतर। अब भाई जरूरी नहीं कि जीने के लिए कला ही चाहिए, पेंटिंग नहीं भी बनाएंगे तो भी जिंदा रह लेंगे हम, ठीक है। अगर हम विज्ञान नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन ये भौतिक है, भोजन नहीं मिलेगा हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो मैम ये सब दिया क्यों है? जब इन्होंने बांटा है मानव भूगोल को कि ये उच्चतर तक गई है, कि इतने तक हमें ले सकते हैं, लेकिन मेन ये है, प्रमुख व्यवसाय ये है, ठीक है। उसके बाद ये है, अभी पढ़ा ले फिर हम बताते हैं। फ्रेंच का टुआर्था का मत क्या है? फ्रेंच क्या कहते हैं? ये भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने प्राकृतिक तत्व, जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व बताए हैं। प्राकृतिक तत्व क्या है भाई? जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ये क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं, यानी फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं, और इनको कोई इंसान नहीं बना सकता। मिट्टी को इंसान नहीं बना सकता, जलवायु को इंसान नहीं बना सकता, जलाशय को इंसान नहीं बना सकता, लेकिन इसका प्रयोग करके विकास कर सकता है मानव, इसलिए तो मानव भूगोल में ही है, ठीक है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, प्रवास, ये फिंच ने कहा है। वितरण, घनत्व, प्रवास, ग्राम्य, नगरीय। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको जनसंख्या को देखना है, जनसंख्या की स्थिति को देखना है, तो आप पहले वितरण देखोगे कि कहाँ कहाँ बटी, गाँव में कम है, शहरों में ज़्यादा है, हाईटेक जो शहर है मुंबई, दिल्ली, वहाँ और ज़्यादा है। तो बात करें सांस्कृतिक तत्व, अधिवास, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि, ये सांस्कृतिक तत्व, कल्चर एलिमेंट्स है। इनके हिसाब से कल्चर एलिमेंट्स है। सबकी थ्योरी, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। अब बात करते हैं, अगर हम देखते हैं बताइए कौन है इस सभ्यता के विकास के बारे में, सभ्यता के विकास के बारे में अगर हम देखते हैं, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि नगरीय सभ्यता, इन्होंने भी वही चीज़ बोली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात। अब सबका सिद्धांत, सबका लॉजिक अलग है। ये अगर सेम दे देते तो कैसे अलग बुक मानी जाती। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई सभ्यता के विकास है और यथार्थवादी वर्गीकरण, दो तरह का वर्गीकरण देखा, एक सभ्यता का विकास और एक यथार्थवादी वर्गीकरण। सभ्यता के विकास में उन्होंने क्या कहा है कि अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल। अब भाई ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभ्यता कहाँ बसेगी? जहाँ पे पानी होगा। हमारी बेसिक चीज क्या होती है? पानी। तुम पुरानी सभ्यताओं को देखो, चाहे मैं बात करूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन, चाहे मेसोपोटामिया, ये सब किसी ना किसी नदी के किनारे बसी है, क्योंकि पानी बेसिक चीज होता है। शहर थे उस टाइम के वो, ठीक है। तो भोजन, वस्त्र, आश्रय, खाने की चीजें हो, कपड़ा हो, आश्रय हो, ये वो बेसिक चीजें होती हैं बेटा, जिनसे लोग शहरों की तरफ भागते हैं, जिन्हें गांव में नहीं मिल पाता। मतलब नहीं कमाई हो रही है कि खाने पीने की चीजें मिल पाए, उनको अच्छे कपड़े मिल पाए, रहने के लिए जगह रहे, तो वो क्या करते हैं? वो शहर की तरफ कमाने के लिए आते हैं। सभ्यता का विकास होता है। जैसे मैं बात करूं कि मैं जंगल में रहना नहीं पसंद करूंगी, मैं ऐसी जगह रहना पसंद करूंगी जहां मुझे खाने को मिले, तो मेरे साथ साथ आसपास की सभ्यता भी बढ़ेगी।